गुड आफ्टरनून क्लास। इनकम टैक्स का जो लेक्चर था उसी के कंटिन्यूएशन में आगे बढ़ेंगे। हमने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस कर ली थी। हमने डिस्कस कर लिया था उसके बेसिक कंसेप्ट, उसकी टर्मिनोलॉजी और क्या प्रिकॉशंस क्या होते हैं, नोटिफिकेशंस क्या होते हैं, गैजेट क्या होते हैं। और अब हम धीरे धीरे चल रहे हैं हमारे रेट्स ऑफ टैक्सेस की तरफ, जो बेहद इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन सॉल्व करने की जो कैपेसिटी है वहीं से आ पाएगी, मगर क्वेश्चन जो तुम लोग सॉल्व करोगे वो क्वेश्चंस में ये सारी चीज़ें अप्लाई हों। रेट ऑफ टैक्सेस को समझने से पहले रेट ऑफ टैक्सेस का बेसिस क्या होता है ये समझना ज़रूरी है। तो आज आपने इन चीज़ों को समझना है, सीखना है। हमारा ये लेक्चर बीकॉम 4th सेमेस्टर एनुअल अगर आप चल रहे हैं तो बीकॉम 2nd ईयर और साथ ही साथ यूजीसी नेट, यूपीएचईएससी कॉमर्स के लिए इन कॉम्पिटिशन्स में भी काम आ सकता है। सीए के फाउंडेशन कोर्सेज और इंटरमीडिएट कोर्सेज में रिवीजन का भी काम कर सकता है इनकम टैक्स का। हमारा जो प्लेलिस्ट है, सो डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। विद दैट बीइंग सेड, लेट्स बिगिन। बहुत हो गए प्रमोशंस। इनकम टैक्स का बेसिस क्या होगा? जब आप इनकम टैक्स का चार्ज लगा रहे हो तो आपने 6 बातों का ध्यान रखना होता है। आइए सीखते हैं ये 6 बातें कौन सी हैं। देखो, सबसे पहली चीज़ आपने ये समझनी है कि टैक्स लगेगा कौन सी इनकम पे, मतलब कितने ड्यूरेशन की इनकम पे, कितने समय की इनकम हमने अर्जित कर ली कि अब उस इनकम पे हमें टैक्स देना पड़ रहा है। तो सबसे पहली चीज़ ये एनुअल टैक्स ऑन इनकम होता है। अब अगर हम बोल रहे हैं एनुअल टैक्स ऑन इनकम, तो हम 2 बातें कहना चाह रहे हैं। पहली बात तो ये कि 12 महीने के बाद हम टैक्स लगाएंगे। Neither we are taking it monthly, nor we are taking it quarterly, not even weekly, but taking it annually. और दूसरी जो बात इसी में छिपी है वो क्या है कि अगर हमने बोल दिया एनुअल, तो एनुअल का मतलब यहाँ पे 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक कमाई गई इनकम। द फाइनेंशियल ईयर ऑफ कोर्स, क्योंकि इनकम टैक्स है, अकाउंट से रिलेटेड है, तो डेफिनेटली आपका हैप्पी न्यू ईयर तो लेंगे नहीं इसमें। 1 अप्रैल से शुरू करके 31 मार्च को इसमें ख़त्म कर देने। इज दैट ओके? लेट्स मूव ऑन विद द नेक्स्ट पॉइंट। असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर, इनका लिंकेज आपने देखना है। मतलब द इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर is assessed and taxed in the successive assessment year। प्रीवियस ईयर में कमाई गई इनकम को असेसमेंट ईयर में एसेस करते हैं। मतलब 2020-21 की इनकम, मतलब 1 अप्रैल 2020 to 31 March 2021 will be assessed on 1 April 21 and 31 March 22। तो दूसरी चीज़ आपने ये बात ध्यान में रखनी है कि एक प्रीवियस ईयर में अर्जित की गई इनकम को आने वाले असेसमेंट ईयर में, जस्ट उसके बाद वाला, वहाँ पे ये टैक्सेबल हो जाता है। एक छोटा सा पॉइंट इस पर डिस्कस करते हैं। हमने हमारा बिजनेस शुरू ही किया अक्टूबर 1, 2020। फाइनेंशियल ईयर क्या होगा? 31 नवंबर 2021 नहीं। Financial year will always open and will have the closure as on decided by the law। मतलब
Even if your financial year is beginning from the date October 1st, 2020, it will subsequently end in 31st March 2022, or assessment year, what will be the assessment year? 1st April 2022, 31st March 2023 में असेस किया जाएगा। अगर यही 1st अक्टूबर ना होके खुद 1st मार्च होता तो भी दिस वॉज करेक्ट, 15 मार्च होता तो भी दिस वॉज करेक्ट। 31 मार्च को किसी भी हालत में आपका प्रीवियस ईयर खत्म होना ही होना है। मूव ऑन, लेट्स फर्दर, लेट्स सी। अच्छा, एक और चीज, एनुअल फाइनेंस एक्ट, ये जो बजट पारित होता है ना, तो ये एनुअल फाइनेंस बिल होता है, और जब इस पे प्रेसिडेंट का असेंट मतलब हामी, अप्रूवल मिल जाता है तो ये बन जाता है एक्ट। और एनुअल फाइनेंस एक्ट जो उस रेलिवेंट असेसमेंट ईयर का है, उसमें जो रेट्स प्रिस्क्राइब किए गए हैं उन्हीं रेट्स पे आपने इनकम पे लगाना है टैक्सेस। बोलो बात सही? छोटा सा, इसमें कुछ समझने वाला था नहीं। फोर्थ पॉइंट में हमारा लेक्चर 1 या 2 है, जहाँ पे हमने पर्सन की डेफिनेशन लिखी है। पूरा पर्सन, इंडिविजुअल, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, जितनी सारी चीज़ें आती हैं, वी हैव रिटन दैट ऑल। तो आपका जो पॉइंट नंबर 4 आई सर 6 बातों का ध्यान रखना है, 4th पे हम लोग चल रहे हैं। पॉइंट नंबर 4 कहता है कि इनकम टैक्स के सेक्शन 2 सब सेक्शन 31 में जिसे पर्सन बताया गया है उसी व्यक्ति पे आपने टैक्स लगाना है। मतलब एवरी पर्सन हु फॉल्स इन द क्राइटेरिया ऑफ सेक्शन 2 सबसेक्शन 31 इज अ पर्सन, और उस पर टैक्स लगाई, ही इज लाइबल फॉर दी टैक्सेस। 5वीं बात और सबसे अहम बात, टैक्स लगेंगे कौन सी इनकम पे? कौन सी इनकम पे लगेंगे आपके टैक्सेस? 5 होते हैं, सैलरीज, हाउस प्रॉपर्टी, PGBP, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, और कैपिटल गेन्स अदर सोर्सेज। अब ये सारा आपके सिलेबस में है या नहीं है, आने वाले समय में कवर करेंगे, अभी खुद को हार्ट अटैक नहीं देंगे। तो पहला तो हो गया हाउस प्रॉपर्टी, दूसरा हो गया सैलरीज, तनख्वाह, तीसरा हो गया कैपिटल गेन्स, चौथा हो गया प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशंस। बीपी मतलब ब्लड प्रेशर नहीं, बिजनेस प्रोफेशन। एंड द लास्ट वन जो इन चारों में कहीं नहीं कवर हो रहा है वो है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। 5 बातें समझ ली कि भाई इन बेसिस को ध्यान में रखते हुए आगे चलेंगे तभी इनकम टैक्स के रेट्स को सही से अप्लाई करना सीख पाएंगे। लास्ट चीज देखना जरा, इन सारी चीजों के बाद एक और पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए। शो मी द नोट्स, यू हैव रिटन ओनली 5, ओके। स्टूडेंट्स ने लिखा नहीं है। सी, एक शब्द आप पढ़ेंगे, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5, एंड नाउ वी आर मूविंग ऑन टू नंबर 6, TDS। TDS मतलब टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स का क्या मतलब? कुछ इनकम ऐसी होती हैं जिन पे हमें एडवांस टैक्स देना पड़ता है। एडवांस टैक्स कैसे? हमें इनकम की कंप्यूटेशन अपने
ईयर एंड होने से पहले ही कर लेनी होती है और कंप्यूटेशन करके उस पे हमें मंथली टीडीएस जमा करना होता है। तो अभी तो मैंने बोला कि एनुअल, पर टीडीएस का सिस्टम मंथली होता है। एक कॉमन सेंस लगाओ, अगर मंथली टीडीएस कट हो रहा है, जिस सोर्स से प्राप्त हो रहा है वहीं पे कट होके फिर असेसी को मिल रहा है, तो क्या बड़ी लाजमी सी बात नहीं है कि ये सैलरी है? ये डेफिनेटली सैलरी है, क्योंकि हिंदुस्तान में 99% ऑफ दी कंपनीज एंड बिजनेस हाउसेस मंथली बेसिस पर ही देते हैं सैलरी। और जब मंथली बेसिस पे वो देते हैं, द पर्सन, द एम्प्लॉयर हैज़ टू डिडक्ट द टैक्स अपॉन दैट अमाउंट ऑफ सैलरी एंड देन फॉरवर्ड इट टू द एम्प्लॉई। बहुत वास्ट है, आइडिया मिल गया क्या है? That is more than enough. So this I assume you have not written, please write it down. TDS या tax deducted at source is right from the source, it is being paid through the mode of advance tax and then it passes on to the SSE bracket में employee. अब ये आपके basis थे income tax के charge के. Note this down and we'll move further.